हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन और प्रोनाउन में हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। अब अभी तक हमने जो है प्रोनाउन से में 6 नंबर तक की एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो आता है 7 नंबर की एक्सरसाइज। आइए देखते हैं 7 नंबर के एक्सरसाइज में क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उस इंस्ट्रक्शन में क्या कहे गए हैं, किस तरह से हमें क्वेश्चन को हल करना है, हम उसे देखते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि चूज एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस। चूज करिए, चयन करिए एप्रोप्रिएट उपयुक्त प्रोनाउन का फ्रॉम दीज गिवन इन द ब्रैकेट, वहां से जहां जो ब्रैकेट में दिए गए हैं। देखिए सब क्वेश्चन के सामने ब्रैकेट में दिया गया है, हमें वही करने हैं। यहाँ ज्यादातर मदद करेगा मित्रों जो मैंने आपको बताए थे, आज से संबंधित, दैन से संबंधित और प्रीपोजिशन से संबंधित कुछ रूल बताया था जब मैं सॉल्व कर रहा था एक्सरसाइज नंबर 5। तो उसको देखेंगे और यहाँ आप ज्यादातर सॉल्व कर पाएंगे। बहरहाल हम उसके साथ ही साथ हमें रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। रिवाइज किए रहेंगे तो हमें ज्यादा, जब क्वेश्चन हल करेंगे तो हमें ज्यादा खुशी महसूस होगी, क्योंकि जब हमें एक नियम आ रहे होते हैं, हम जब उसे सॉल्व करते हैं तो हमें फीडबैक मिलता है, सपोर्ट मिलता है, अंदर से उत्साह मिलता है, जुनून मिलता है। तब हम जब हमें आ रहा होता है तो हम दूसरा क्वेश्चन और उत्सुकता पूर्वक करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहां पे जो इसको सॉल्व करने से पूर्व आप जो 5th नंबर का एक्सरसाइज सॉल्व हुई है उससे जाकर के देखेंगे तो उसमें से बहुत आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बराबर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस पर फोकस करते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन में लिखा आई और मी, फिर शैल गो विथ, हिम से भरा जाएगा या हिम भरा जाएगा, यह भी देखते हैं। सबसे पहले उस वहां पे लिखा है आई और आगे मी लिखा है, फिर उसके बाद शैल गो ना विथ। तो आपको दो चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखिए मैं यार इनके नियम आप एक बार ध्यान रखिएगा और फिर ये हल्का चला जाएगा। सबसे पहले तो ये क्रिया है, शैल क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है जो दिया गया है फर्स्ट फॉर्म के रूप में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। और इससे पूर्व किसकी आवश्यकता है? मी की आएगी, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को जब शुरू होता है तो अगर हम उसको छोड़ दें, क्या नाम है, इम्परेटिव सेंटेंस को, तो मोस्टली जो होते हैं वो सबके साथ जो है सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, सब्जेक्टिव केस हम फिल करेंगे, आई भरेंगे ना कि मी भरेंगे, तो आई शैल गो विथ। अब देखिए यहाँ पे विथ आ गया, विथ आ गया, ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस भरते हैं। तो हम हिम शेल्फ नहीं भरेंगे बल्कि क्या भरेंगे, हिम। और हिम शेल्फ अगर हमने भर दिया तो मित्रों आप देखेंगे जब मैंने 5th एक्सरसाइज सॉल्व करने से पूर्व जो वो बड़ा में रूल्स बताए थे तो उसमें रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ा था, उसमें सेल्फ या सेल्फ का प्रयोग होता है। तो यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यहाँ प्रयोग ही नहीं करने हैं, हमें प्रयोग करने हैं क्या, प्रोनाउन का यहाँ दिया गया है। तो यहाँ अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं, हिमसेल्फ भर देते हैं, तो हिमसेल्फ हमने देखा था कि दो तरह से आते हैं। एक तो जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो उसमें क्या होता है, वो क्रिया से पूर्व रहता है, क्रिया के बाद आता है। इम्परेटिव प्रोनाउन जो होता है वो क्रिया से पहले आता है। तो यहाँ क्रिया के बाद आया होता तो इस से पहले आता, क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन दिया गया है यहाँ पे आएगा तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस भरेंगे और हिम सही होगा तो आई शैल गो विथ हिम, मैं उसके साथ चलूंगा। ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, मुझे मेरा आपको समझ में आ गए होंगे। अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि दिस इज अ सेक्रेट, दिस इज अ सेक्रेट, दिस इज अ सेक्रेट, रहस्य है। सेक्रेट मतलब वाई, ये रहस्य है बिटवीन यू एंड आई और मी में से क्या भरेंगे। अभी मैंने पिछली एक्सरसाइज जब सॉल्व की तो वहां भी बिटवीन आया था, मैंने बताया था कि बिटवीन जो होता है वो क्या है, प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो हम क्या भरेंगे, मी।
दिस इज सेक्रेट, ये रहस्य है बिटवीन यू एंड मी, ये तुम्हारे और मेरे बीच का रहस्य है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। ही इज ओल्डर देन, देखिए आगे देन से संबंधित नियम, उसमें हमने पढ़ा था कि देन से पूर्व अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आती है, और अगर इंट्रांजिटिव है और या टू भी रुकी गई है तो यहाँ नॉमिनेटिव केस आती है। हम क्या बोलेंगे, देन आई, क्या बनेंगे, देन आई ही। क्योंकि टू बी दिया गया और टू बी में क्या आता है कि जय बाद वाज वन आता है, तो ही इज ओल्डर देन आई, ना कि मी होगा। तो हो जाएगा सेंटेंस, ही इज ओल्डर देन आई। अब अगला क्वेश्चन है, यू आर एज गुड एज, यू आर एज गुड एज, यहाँ भी एज से संबंधित नियम है। मैं यहाँ सीधे क्वेश्चन पे क्या सही होगा मैं उसे टिक कर दे रहा हूँ। इस वाले नियम को जाकर के आप वहां पे एक्सरसाइज नंबर जो 5th है, उस 5th वाले एक्सरसाइज में आप देखेंगे मैंने एज से रिलेटेड दैट से रिलेटेड दोनों के नियम बताए हैं। आप वहां से इसके नियम को क्लियर करेंगे। बहरहाल मैं यहाँ सही कर रहा हूँ, यू आर एज गुड एज ही। तो ये क्वेश्चन भी हल हो गया। अब बहुत आसान से एक्सरसाइज है। अगला है, ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेव हिज देयर ओन रीजन, हिज देयर ओन रीजन। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ईच से संबंधित, जहां पे ईच आइदर ईच एवरी आइदर नाइदर, जहां जितना जो हम पढ़े हैं तो वहां पे आप जाके देखिएगा कि ईच जो है कितने के लिए किसके लिए प्रयोग होता है और इसके साथ वर्ब कैसे आती है। तो वहां जब आपको क्लियर हो जाएगा, और फिर इसके साथ प्रोनाउन कैसा यूज किया जाता है, पोजीशन किसका लगाया जाता है, मैं यहीं पे टिक कर दे रहा हूँ हिज। ये होगा कि ईच ऑफ द स्टूडेंट गिव हिज ओन रीजन। तो ये क्वेश्चन भी हल हो गया। उसमें मैं थोड़ी सी हिंट दे दे रहा हूं, जो ईच होता है मित्रों, जब ये आता है तो इसके पोसेशन के लिए हम ही या सी के जो पॉसेसिव केस होते हैं उसका ही चयन करते हैं, और तब करते जैसे स्टूडेंट्स लिखा है, स्टूडेंट्स है जो ही का कब करेंगे, शी का कब करेंगे। जब दोनों के जेंडर क्लियर होंगे तो हम ही और सी का कर देंगे। लेकिन जब जेंडर क्लियर ही नहीं होगा, कोई ऐसा वर्ड दिया हो जो जिससे जेंडर क्लियर नहीं, देखिए जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा, स्टूडेंट्स में गर्ल हो या बॉय दोनों ही आ जाते हैं। यहाँ जेंडर क्लियर नहीं कर रहा है, अपने अपने सबके कारण है। तो जब जेंडर क्लियर नहीं होता है तो मैंने वहीं पे बताया, चाहे ये ईच है उसमें ही बताया है कि जब जेंडर क्लियर नहीं होता है तो हम मेल को प्रेफरेंस देते हैं, और मेल को के लिए आता ही, और ऐसे लक्षण में हम ही का हिज प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो शेष रह गया होगा। फिर इसके बाद भी आप इसके नियम को जरूर पढ़ करके देखिएगा। भी पढ़े हुए ऐसे ही कि हम यहाँ पे बता ही दिया गया, अब हमें देखने की आवश्यकता नहीं, आप इसे जरूर से देखें। अगला है, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु कैन नॉट कीप माई डियर प्रॉमिस। कह रहा है कि आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैं उनमें से नहीं हूं, हु कैन नॉट कीप माई डियर प्रॉमिस। जो देखिए यहाँ पे एंटीसीडेंट लगा हुआ है, और एंटीसीडेंट से नियम हमने पढ़े, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित हमने नियम पढ़े थे मित्रों, बहुत सारे नियम पढ़े था। वहां मैंने रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, मैंने ये बताया था कि इसके पूर्व आने वाला जो एंटीसीडेंट होगा उस एंटीसीडेंट के अनुसार ही इसके पश्चात आने वाली जो क्रिया होगी या जो भी होगा वो निर्धारित करेगा। अर्थात इस पार्ट का जो इस पार्ट जो ये सेंटेंस होता है, जो ये रिलेटिव प्रोनाउन के पश्चात इसका कर्ता कौन होता है, ये एंटीसीडेंट ही
तो देखिए ये दोज लिखा हुआ है, दोज। तो आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैं उनमें से एक हूँ। हु कैन नॉट कीप माई प्रॉमिस या दियर प्रॉमिस, तो दियर प्रॉमिस होगा, दोज के अनुसार दियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला है आइदर मनोज आर हिज सिस्टर हैज फॉरगॉटन टू टेक हिज हर पर्स। अब यहाँ क्या होगा, आइदर मनोज आर हिज सिस्टर, या तो मनोज ने या उसकी सिस्टर ने टू फॉरगेटन मतलब भूल गए हैं, टू टेक हिज या हर पर्स, तो यहाँ हर पर्स होगा, लेना भूल गए हैं मनोज अथवा उसकी। इसमें होता है मित्रों जो ये मैंने हिज क्यों बताया, हर क्यों बताया, हिज क्यों नहीं बताया, क्योंकि जो ये है ये इनके साथ प्रॉक्सिमिटी रूल लागू होता है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है समीप वाले कर्ता के अनुसार जो होती है वो क्रिया या उसका पोसेशन आता है। तो इसके समीप जो ये है, देखिए टेक सिस्टर हैज टेक फॉरगॉटन टू टेक, तो ये इंफिनिटिव है, ये तो यहाँ तक सही है, लेकिन ये हिज सिस्टर ही के अनुसार ही आएगा, क्योंकि समीप वाले के अनुसार जब क्रिया आएगी तो उसी के अनुसार उसका जो पोसेशन होगा वो भी आएगा, इसलिए हर होगा। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला है 1 नंबर का। 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि इट इज नो फॉल्ट ऑफ। अब देखिए अब प्रीपोजिशन आ गए। जब प्रीपोजिशन आ गया तो डेफिनेटली हम क्या बनेंगे, ऑब्जेक्टिव केस बनेंगे। ऑब्जेक्टिव केस, इट इज नो फॉल्ट ऑफ, प्रीपोजिशन दिया है, प्रीपोजिशन के बाद जनरली क्या होता है, हम ऑब्जेक्टिव केस आते हैं भरते हैं, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया ही नहीं गया है, माई और माइन दिया गया है। तो हम क्या भरेंगे, माई तो भर नहीं सकते, क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि माई के बाद नाउन का होना आवश्यक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, इसके पश्चात नाउन होना चाहिए। तो हम बचता क्या है, माइन, तो हम भर देंगे इट इज नो फॉल्ट ऑफ माइन, ये मेरी कोई गलती नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 9। 9 है माई हाउस इज लार्जर देन। अब देखिए फिर से आ गया, देन वाला रूट फिर से आ गया, देन से संबंधित। अभी जस्ट यहाँ मैंने जिक्र किया था, अगर वह ट्रांजिटिव है तो यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्टिव, अगर इंट्रांजिटिव है या फिर वर्ब टू भी दी गई है तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस आएगा। तो लिखा है यहाँ पे माई हाउस इज लार्जर देन योर, योर्स और योर्स, एक अपॉस्ट्रोफी करके दिया गया है और एक जो है बिना अपॉस्ट्रोफी का जो योर्स लिखा होता है वो दिया गया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इंट्रोजेक्टिव और टू बी आने पर हम नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं। यहाँ बहरहाल ये नियम लागू नहीं हो रहा है। माई हाउस इज लार्जर देन, मेरा घर बड़ा है, लार्जर देन, ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इसके बाद जो है, अभी जो मैं रूल बता रहा हूं कि नॉमिनेटिव केस आता है, तो नॉमिनेटिव केस के ना आने का कारण है मित्रों कि हम वो आपको नियम बताए नहीं है, क्योंकि आपके बुक में भी नहीं था, वैसे भी मैंने बहुत डिस्क्राइब करते हुए उसको विस्तृत रूप में बताया है। एक होता है जीरो रिलेटिव होता है, रिडंडेंट होता है कि जैसे रिपीटेशन से बचने के लिए यहाँ कहते हैं माई हाउस इज लार्जर देन, मेरा घर बड़ा है उसके, तो उसके घर के बात कर रहा है, उसके घर से बात कर रहा है। अगर उसके घर उसकी तुलना वो अपने से नहीं कर रहा, उसके घर के, अपने घर की तुलना उसके घर के से कर रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे नॉमिनेटिव केस नहीं आ रहा है और भरा जाएगा योर्स। तो माई हाउस इज लार्जर देन योर्स, मेरा घर उसके घर से बड़ा है। दिस इज माइन, फुल स्टॉप, वेयर इज योर या योर्स, योर्स, यो क्या भरेंगे, योर भरेंगे या योर्स भरेंगे, तो हम भरेंगे योर्स। क्यों भरेंगे, देखिए आप, यू, ये नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू होता है और फिर आता है तो योर आता है,
और फिर योर्स आता है, फिर योरसेल्फ आता है। तो हम ये है जो योर्स वो प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव यहाँ अगर हम भर देंगे तो इसके पश्चात हमें नाउन चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए ये नहीं भरेंगे बल्कि क्या करेंगे, योर्स भरेंगे। तो आई होप आपको जो है दिस इज माई, वेयर इज योर्स, ये मेरा है, वेयर इज योर्स, कहाँ तुम्हारा कहाँ है। तो आई होप आपको जो 1 से लेकर 10 नंबर तक के क्वेश्चन दिए गए थे एक्सरसाइज नंबर 7 के, मैंने एक एक करके आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आए भी होंगे। हाँ, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करने से पहले टेक्स्ट बुक उठा करके जरूर पढ़ें। नई वीडियो पढ़ने का देखने का मन हो रहा है तो आप टेक्स्ट बुक अवश्य पढ़ें, बिना टेक्स्ट बुक के कुछ भी नहीं कर सकते आप। मेरी वीडियो पे बिल्कुल डिपेंड ना रहिए, मैं पढ़ा भले रहा हूँ लेकिन मैं डिपेंड इस पे नहीं। हाँ, आप इसको सिर्फ एक मार्गदर्शन, एक सहारा मात्र लीजिए। आप टेक्स्ट बुक कंसल्ट अवश्य करें। जब तक आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे नहीं डिफरेंट टाइप के, तब तक आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब टेक्स्ट बुक आप नियम पढ़ लेंगे तब उसके पश्चात आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी, समझ में भी आएगी। हाँ, चूंकि मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, इसलिए इसे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अब इसके पश्चात अगली वीडियो में मिलते हैं, अगली क्लास के में अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।